Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का यह वीडियो हमारा मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स पे होने वाला है, जिसे कि हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। यह जो वीडियो है हमारा, इसका जो पीपीटी है आपका या स्लाइड्स है वो बाइलिंगुअल रहने वाला है। तो आपको दोनों लैंग्वेजेस में पीपीटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यहाँ हम लोग देखने वाले हैं मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का जो बैकग्राउंड है। ठीक है, या फिर उसका इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड जो आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका इनेक्टमेंट कब हुआ। तो 1909 में होता है। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस कौन करते हैं, किनके द्वारा इसे लागू किया जाता है या लाया जाता है, तो वह होते हैं लॉर्ड मिंटो जो कि वाइसरॉय होते हैं एंड जॉन मॉरले जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका एक बार बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर पार्टीशन क्या होता है, नॉर्मली आपका हम लोग जानते हैं कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा अनाउंस किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि काफ़ी तक जो राजनीतिक अस्थिरता है और जो राष्ट्रीय आपका आंदोलन है उसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका जो डिमांड है वह कहीं ना कहीं बढ़ जाता है और वो लोग बोलते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जो है उसका पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में होना चाहिए। इसके अलावा और क्या हो रहा होता है बैकग्राउंड में, तो और हो रहा होता है आपका सिमला डिपुटेशन होता है 1906 का। इसमें क्या होता है, जो मुस्लिम लीडर्स होते हैं वह उस समय के जो वाइसरॉय होते हैं लॉर्ड मिंटो उनसे मिलते हैं और उनके सामने डिमांड रखते हैं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है मुस्लिम्स के लिए उसका बेसिकली सेपरेट रिप्रेजेंटेशन जो है आखिर उसे करने की बात ये लोग रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है, तो इनका जो यहाँ पे जो असंतोष बढ़ रहा होता है, ठीक है, उसे शांत करने के लिए अंततः क्या होता है कि यहाँ पे और जो नेशनल यूनिटी है उसे डिवाइड करने के लिए यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को इंट्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके मेन प्रोविजंस क्या क्या है, इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जो आपका विधान परिषद है आपका उसमें बेसिकली उसका जो दायरा है वह बढ़ाया जाता है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या को यहाँ पे बढ़ाया जाता है। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है चाहे वो आपका सेंट्रल हो या फिर प्रोविंशियल हो, ठीक है, चाहे केंद्रीकृत हो या फिर जो क्षेत्रीय है, दोनों परिषदों में क्या होता है कि जो सदस्य उनकी संख्या को यहाँ पे बढ़ाया जाता है। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें कुल जो संख्या है वो 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया जाता है। ठीक है, और इस 60 में क्या होता है, आपका जो 28 है वह ऑफिशियल मेंबर होते हैं। ऑफिशियल कौन होते थे, तो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। एंड 32 जो है वह नॉन ऑफिशियल है। ठीक है, तो इस प्रकार कुल यहाँ पे 60 मेंबर्स जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ाए जाते हैं। हालांकि यहाँ पे जो 32 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है इसमें भी कुछ मेंबर्स जो है वो वाइसरॉय के द्वारा ही नॉमिनेटेड होते हैं। तो इससे क्या होता है कि बेसिकली जो ऑफिशियल जो मेजोरिटी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगेन जो ब्रिटिशर्स है उनका ही यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो वो लोग अपना जो कंट्रोल है वो फिर भी बनाए रखते हैं इस पर। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोविंशियल काउंसिल्स है वह भी वहाँ पे सीटों की संख्या जो बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो केंद्रीय जो आपका और प्रांतीय दोनों जो विधान परिषद है वहाँ पे सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है। यहाँ पे जो प्रांतीय विधान परिषद है उसकी संख्या इसलिए मैं यहाँ नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रांतीय नंबर ऑफ जो परिषद की जो संख्या वह अधिक थी और हर एक में अलग अलग संख्या थी। तो उसे यहाँ पे दर्शाने से क्या होगा कि हमारा जो कंटेंट है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और हमें क्या है कि ये प्रिसाइज रखना है, क्योंकि हमारे ये बीपीएससी मेंस में मुख्यतः आपको लगभग 150 वर्ड के आसपास में जो आंसर लिखना होता है उस कैटेगरी में यह क्वेश्चन जो है वो लाइक करता है हमारा। ठीक है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मेन जो है आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो नंबर ऑफ सीट्स है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे चुनाव की जो चुनावी प्रक्रिया है उसे बेसिकली यहाँ पे शुरुआत किया जाता है। ठीक है, पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है आपका उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेंबर्स का चुनाव होता है जो आपका यहाँ पे कॉलेजियम जो बेसिकली आपका जो
इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता है उसमें कौन कौन से लोग रहते हैं, यानी कौन, इलेक्टोरल कॉलेज का अर्थ हो गया कि वैसा समूह जो लोग मिलके जो सदस्य होंगे उनका चयन करेगा, ठीक है। तो उस जो चयन समिति होगी या चयन जो ग्रुप होगा उसके सदस्य कौन कौन होंगे, तो लोकल बॉडीज़ होंगे, इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स होंगे, जो जमींदार होते हैं वह होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होगी, ठीक है। तो यह कुछ लोग हैं जो इसके सदस्य होंगे जिनके द्वारा वोट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो वोटिंग क्राइटेरिया था उसमें बेसिकली आपका प्रॉपर्टी कितना है और आप कितना टैक्स पे करे गवर्नमेंट को, उस बेसिस पर भी यहाँ पे जो वोटिंग राइट्स है वो दिए गए थे। तो जो कॉमन पीपल है, मासेस है, उनके पास अभी भी वोटिंग राइट्स यहाँ पे नहीं होता है। तो देखा जाए तो लिमिटेड फ्रेंचाइज होता है यहाँ पे, जिसके द्वारा यहाँ पे सदस्य को चुना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव जो है आपका उसकी व्यवस्था यहाँ पे की जाती है इस एक्ट के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो उसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है इस एक्ट की, या फिर जिस कारण से इसे जाना जाता है, वह है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो मुसलमान हैं उनके लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की जाती है, ठीक है, जिससे कि भारत में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत के रूप में इसे देखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मुस्लिम हैं वही इलेक्शन में खड़े भी होंगे और उन्हें वोट देने का अधिकार भी जो है सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन को ही होगा, ठीक है। इसके अलावा अगला जो पॉइंटर है वो है, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, थर्ड नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। फोर्थ पॉइंटर में हम यहाँ पे देखने को मिलता है कि इंक्लूजन ऑफ इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि पहली बार भारतीयों को वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था कि इंडियंस वर इंक्लूडेड इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। और ये इसमें एक ही जो आपका जो सदस्य उन्हें इसमें शामिल किया जाता है और वह होते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो सबसे पहले आपके भारतीय वाइसरॉय कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या एसपी सिन्हा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिमिटेड पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो जो यहाँ पे विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने के अधिकार दिए गए थे, उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था, परंतु उन्हें कार्यपालिका पर कोई भी नियंत्रण नहीं था, ठीक है। यानी मेंबर कुड नाउ डिस्कस द बजट, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, जो कि पहले के एक्ट में अलाउड नहीं था, बट एग्जीक्यूटिव के ऊपर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं था, ठीक है। तो जो यहाँ पे भी अगेन जो है आपका सारा कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ में ही रखती है मुख्यतः। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इसका महत्व क्या है, ठीक है। तो इस एक्ट का महत्व देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे कि भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत होती है, यानी बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इन इंडिया। इंडियन गॉट अ स्मॉल शेयर ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ठीक है, यानी कि जो विधायिका जो है आपका उसमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रतिनिधित्व जो है वह मिलता है या उसकी शुरुआत होती है इस एक्ट के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पे जो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, यानी कि आपका जो सांप्रदायिक आपका जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व है वह देखने को मिलता है, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कॉमन डिवीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। भारत की राजनीति में सांप्रदायिक विभाजन की नींव जो है यह एक्ट जो है वह रखती है कहीं ना कहीं। इसके अलावा फाउंडेशन फॉर फ्यूचर एक्ट्स, ठीक है, यानी कि आपका जैसे हमने देखा था कि जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1992 था उसे कहने का बेस माना जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, यानी कि मॉडर्मेंटल रिफॉर्म्स के लिए। सिमिलरली इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 या मॉडर्मेंटल रिफॉर्म्स है उसे बेस माना जा रहा है आगे जो एक्ट आने वाला है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के रूप में हम लोग जानते हैं, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है वह उसका बेस के रूप में मॉडर्मेंटल रिफॉर्म्स या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा भविष्य में जो भी संवैधानिक सुधार होने वाले रहेंगे जैसे कि 1919 से लेकर 1935 तक उसका यह बेस के रूप में यह काम करता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि इसमें क्या होता है कि नो रियल ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस, यानी कि जो वास्तविक रूप में किसी तरह का कोई जो अधिकार है वह भारतीय को सही मायने में नहीं दिया गया, ठीक है। एग्जीक्यूटिव रिमेन फुली अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, यानी कि जो कार्यपालिका है वह पूरी तरीके से अभी भी अंग्रेजों के नियंत्रण में थी, ठीक है। एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स इनकरेज द कॉम्युनलिज्म एंड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और इसके अलावा यहाँ पे जो पृथक निर्वाचन प्रणाली जो यहाँ पे बनाई गई उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो
कम्युनिज्म है, ठीक है, तो कम्युनिज्म जो है उसे बढ़ावा मिलता है और फूट डालो राज करो की जो नीति है वह यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं और कंक्लूजन को देखते हैं, यानी इसका निष्कर्ष क्या निकलता है जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया। तो इसका निष्कर्ष पे अगर हम फोकस करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि यह अधिनियम जो है भारतीय प्रतिनिधित्व की दिशा में एक छोटा कदम था, ठीक है, लेकिन इसका जो असली मकसद था वह क्या था, भारतीयों की एकता को तोड़ना एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसकी शुरुआत होती है बंगाल विभाजन, बाइकॉट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट से, उसे यहाँ पे उसकी जो भावना है उसे तोड़ना। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि हमें एक ग्रेट आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक यूनिटी देखने को मिलता है जब बंगाल विभाजन होता है और 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में हिंदू और मुस्लिम जो है वो रक्षाबंधन दिवस मनाते हैं और एक दूसरे को राखी बांधते हैं और आपसी जो आपस में जो है मतभेदता बढ़ाने की जो है ये लोग आपस में कस्में खाते हैं, जबकि उसी एकता से डरकर फाइनली इस तरीके का डिसीजन जो है यहाँ पर लिया गया और अंततः यहाँ पे जो धार्मिक जो जुड़ाव है वह राजनीतिक से यहाँ पे किया गया और इसका परिणाम क्या होता है कि आगे चलकर हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में, जो कि आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कहीं ना कहीं कमजोर करता है और आगे चलकर भारत के विभाजन का एक महत्वपूर्ण कारण भी बनता है। ठीक है, तो हमने अभी तक यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे यहाँ पे मॉडल और रिफॉर्म से जुड़े हुए उसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं जैसे कि भारत राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी मूवमेंट एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसी तरीके से भारतीय राजनीतिक में संवैधानिक आपका जो डेवलपमेंट होता है उसमें यह जो एक्ट एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है और आगे की जो दिशा होगी आपका यहाँ पे चाहे राष्ट्रीय आंदोलन की या फिर जो संवैधानिक यहाँ पे जो डेवलपमेंट होंगे तो उसे कहीं ना कहीं यह डिसाइड करने में एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभी। थैंक यू।